Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my video. So previously I have started the series of uh, electrical machine, under which my first topic was about the transformer. Okay, and uh, today I will start about the derivation of EMF equation of transformer. So if you have not watched out rest of the videos, then I will put the link of the playlist in the video description. You can simply visit there and click on the link to watch rest of the videos. So देखिए ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं. सो इसके लिए यहाँ पे मैंने इसका जो बेसिक डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, उसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट. And consider an alternating voltage V1 of frequency f Hz as a input. Okay, you can see into the diagram here I have considered as alternating voltage V1 of frequency f Hz. Okay, consider frequency f Hz is applied to the primary circuit. This is called primary circuit and this is called secondary circuit. ओके यहाँ पे हम लोग एक इनपुट वोल्टेज V1 को अप्लाई किया है, एसी वोल्टेज को, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को यहाँ पे अप्लाई किया है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ हर्ट्ज. और V1 वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उसका जो इक्विवेलेंट करंट होता है I1 वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा किसमें, प्राइमरी सर्किट में, राइट, प्राइमरी सर्किट में. और देखिए यहाँ पे प्राइमरी सर्किट में क्या है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ टर्न्स आर देयर, राइट. So the total number of turns is indicated by N1. Okay, and when we put the supply across the primary winding, then an alternating flux will generate across the core. Okay, now when the primary winding cut the flux at that time, and primary EMF E1 will induce across the primary circuit, and similarly when the secondary number of turns N2 cut the actual flux, then an secondary EMF will induce, which is denoted by E suffix 2. ओके, एंड सेकेंडरी सर्किट में जो EMF जनरेट करेगा उसके साथ क्या होगा, एक सेकेंडरी करंट भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, राइट. उसके साथ हमने क्या यहाँ पे एक लोड कनेक्ट किया है आउटपुट सर्किट में. सेकेंडरी सर्किट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट सर्किट बोलते हैं. तो इसमें हमने एक लोड कनेक्ट किया है और लोड की अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज V2 से इंडिकेट करते हैं, राइट. तो ये तो आप सबको समझ में आ गया कि जब हम इनपुट में एक वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट करते हैं, राइट. अभी वो फ्लक्स का इक्वेशन किस तरह से होगा, देखिए हम लोग यहाँ पे जो एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो एसी वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है साइनोसॉइडल रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर हम वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो साइन वेव जनरेट करते हैं, तो उसका जो करंट होगा वो भी साइनोसॉइडल वेव होगा, राइट. और उसका जो फ्लक्स होगा वो भी साइनोसॉइडल वेव होगा. तो उसका जो फ्लक्स का इक्वेशन होगा वो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, राइट. इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं क्योंकि ये साइनोसॉइडल ग्राफ होगा. अब इसको अगर आप लोग कंसीडर करते हैं कि फ्लक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पीक है इसको हम कंसीडर करते हैं फाई सफिक्स एम से, दैट मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स, राइट. और क्योंकि ये साइनोसॉइडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, इसके लिए उसका जो इक्वेशन होगा वो फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी होगा. तो उसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं, ओके. अभी क्या होगा, देखिए इस फ्लक्स की वजह से क्या होगा, प्राइमरी में एक ईएमएफ जनरेट करेगा, राइट. तो ईएमएफ का इक्वेशन किस तरह से होगा, सो ईएमएफ, प्राइमरी ईएमएफ क्या होता है, E1, राइट. तो E1 क्या होता है, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई डी टी अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके. जो EMF होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके.
अभी क्या होगा देखिए, अभी अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल साइन आएगा और एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। यहाँ पे डी फाई डी टी, और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एक्चुअल वोल्टेज को अपोज करेगा, इसके लिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। अभी क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो हम लोग ईएमएफ ई1 को लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं -n1, राइट, डी डी टी, और फाई का जो वैल्यू है वो अगर हम इक्वेशन 1 से इसको ले आए तो वो हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 से फाई का वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, ओके। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, E1 इक्वल टू -n1, राइट। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा फाई एम साइन ओमेगा टी का होगा। तो यहाँ पे जो फाई एम है जो है मैक्सिमम फ्लक्स, वो क्या होता है, देखिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, राइट। हमारा जो वोल्टेज है वोल्टेज कांस्टेंट होगा। अगर हम सिंगल फेज वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे 230 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट होगा, तो उसके वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, उसको बाहर लिखते हैं, राइट। इसके बाद क्या होगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा, राइट। तो साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। और फाइनली डेरिवेटिव होगा ओमेगा टी का, राइट। तो ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा ओनली ओमेगा। इसके बाद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए हम माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस आ गया। और देखिए यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा मीन्स 2πf n1 फाई एम कॉस ओमेगा टी, राइट। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 2πf n1 फाई एम इंटू, देखिए यहाँ पे जो कॉस का टर्म है उसको हम साइन से रिप्लेस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, एक इसको हम यहाँ पे जो सामने जो माइनस है इसको एडजस्ट करके, दैट मीन्स माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी को एडजस्ट करके साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 से रिप्लेस किया है अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया। तो अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 2 it is clear that the maximum value of induced EMF in the primary is, okay। देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर थोड़ा कंपेयर करें तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो साइन का टर्म होता है इसके साथ में जो टर्म होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, राइट, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है फ्लक्स का इक्वेशन है, दैट्स वाई साइन के साथ में जो टर्म है वो होता है मैक्सिमम फ्लक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो है वो किसका इक्वेशन है, ईएमएफ का इक्वेशन है। तो साइन के साथ में जो टर्म होगा वो होगा मैक्सिमम ईएमएफ का इक्वेशन। तो यह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम लिखेंगे E1 मैक्स विल बी इक्वल टू 2πf n1 इंटू फाई एम, राइट। मैक्सिमम जो फ्लक्स होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी क्या होगा, अभी ये जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम ईएमएफ का है। अभी अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें, जो ईएमएफ है उसका जो आरएमएस वैल्यू होगा, आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है 0.707 ऑफ ई मैक्स, राइट। इसका इक्वेशन होता है इस तरह से। तो 0.707 ई मैक्स का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे, देखिए अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 ई मैक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2πf
N1 इंटू 5M, राइट। अभी क्या होता है, अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें आएगा 4.44 F5N1, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, जो प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये हो जाएगा उसका इक्वेशन। सो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि E2 का जो वैल्यू होगा वो भी तो सेम ही होगा ना, 4.44, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। जो फ्लक्स होगा वो भी सेम होगा क्योंकि फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में कॉमन टर्न्स होता है। जो सेपरेट होगा वो होता है पिछले जो इक्वेशन है, दैट मीन्स अगर हम इसको इक्वेशन 4 दे दें, इक्वेशन 4 में है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1 क्योंकि वो था प्राइमरी ईएमएफ का इक्वेशन। अभी हम लोग लिख रहे हैं सेकेंडरी ईएमएफ का इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा N2, राइट। यहाँ पे हो जाएगा N2, इक्वेशन नंबर 5। तो ये हो जाता है क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, इस तरह से EMF इंड्यूस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द ट्रांसफॉर्मर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, अभी देखिए यहाँ से हम लोग और एक काम कर सकते हैं, वो क्या होता है, यहाँ से हम लोग और कुछ टर्म्स डिराइव कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन जो 4 होता है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें इक्वेशन 5 से, राइट। इक्वेशन 4 को अगर हम इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E1 बाई E2 इक्वल टू 4.44 F5N1 बाई 4.44 F5N2, राइट। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा कैंसिलेशन हो जाएगा, सेम टर्म्स, और जो फाइनल टर्म निकल के आएगा वो हो जाएगा E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। द फाइनल टर्म विल बी लाइक दिस वन। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल टर्म। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एज्यूम करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर का एज्यूम करते हैं, राइट। तो आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जैसे कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर होता है, राइट, और प्राइमरी में वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी में वाइंडिंग होता है। प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज V1 देते हैं, उसका इक्विवेलेंट करंट I1 फ्लो करते हैं। सेकेंडरी का जो वोल्टेज आउटपुट आता है वो V2 आता है और उसका इक्विवेलेंट करंट होता है I2। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग कंसीडर करते हैं कि देयर इज नो लॉस अक्रॉस द ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स टोटल लॉस विल बी जीरो, देयर इज नो लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। अभी देखिए अगर ट्रांसफार्मर में कोई लॉस ना हो तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जो इनपुट का जो पावर होता है V1 I1 वो इक्वल हो जाएगा आउटपुट का जो पावर होता है उसके साथ, क्योंकि बीच में कोई भी लॉस नहीं है, ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं है। तो अगर लॉस ना हो तो प्राइमरी का जो पावर होगा इनपुट वो क्या होगा, सेकेंडरी पावर की इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह से हम लोग लिख सकते हैं कि V1 बाई V2 इक्वल टू I2 बाई I1, राइट। V1 बाई V2 इक्वल टू I2 बाई I1। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, V1 को हमने इनपुट किया है तो यहाँ पे प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसमें एक EMF E1 जनरेट करेगा, राइट। और सेकेंडरी का जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस क्या होगा, एक EMF E2 जनरेट करेगा।
तो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में कोई भी लॉसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग कंसीडर किए हैं आइडियल ट्रांसफार्मर. Since we have considered the transformer as ideal one, that's why there is no losses across the primary as well as secondary winding. तो अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लॉस नहीं है, तभी क्या हो जाएगा, तभी V1 will be equal to E1 and V2 will be equal to E2, राइट. तभी हो जाएगा ए कंडीशन. अभी देखिए, अगर इस तरह का कंडीशन हो गया तो हम लोग ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन अभी डिटरमाइन किया है, उसके साथ उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, E1 बाई E2 इक्वल टू I2 बाई I1 से भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, राइट. अभी इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 8, राइट. अभी देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो इक्वेशंस है, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन कर दें अभी, राइट, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आता है वो होता है E1 बाई E2 इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू I2 बाई I1. हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है. तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, राइट, इसको हम 9th नंबर इक्वेशन डिनोट करते हैं, और ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, voltage transformation ratio. So all these numerical formulas that we have derived now, that means total 9 formulas, are very useful to solve any numerical problems related to transformer. Okay, so we will discuss about the numerical problems in our next video. So I hope all of you have understand clearly about this concept. If you have queries, then you can ask in the comment section, and if you like this video then kindly share it. Thank you for watching.